हाय फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग्स। ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को हम कैसे पोस्ट करते ये हमने देखा पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट्स के पोस्टिंग्स। आपको एडजस्टमेंट अमाउंट के कैसे पोस्टिंग्स करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो आपको डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देगा। आइए देखते वो फॉर्मूला। ये है आपका फॉर्मूला डेबिट और क्रेडिट के बारे में। आपको पहले ये जानना है कि ये प्लस माइनस होता है तो इफेक्ट कौन सा आता है। मैं आपको सिर्फ रैंडमली ये बता रहा हूं। अगर डेबिट साइड पे आपने किसी भी अमाउंट को प्लस किया तो वो हो जाता है डेबिट इफेक्ट। अगर डेबिट साइड पे आपने किसी भी अमाउंट को माइनस किया मतलब वो हो जाता है आपका क्रेडिट इफेक्ट। ठीक वैसे ही आपको क्रेडिट साइड पे ध्यान देना है। क्रेडिट साइड पे अगर आपने प्लस किया तो वो हो जाता है आपका क्रेडिट इफेक्ट, और क्रेडिट साइड पे अगर आपने माइनस किया तो वो हो जाता है आपका डेबिट इफेक्ट। ये इफेक्ट्स के बारे में मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि जब हम एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट्स देखेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियरली मेंशन करूंगा कि कौन सा डेबिट इफेक्ट है और कौन सा क्रेडिट इफेक्ट है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं अभी लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो ये है आपके लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये कुछ कॉमन लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है। यहाँ पर जो मैंने आपको 6 एडजस्टमेंट्स बताए, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम, डेप्रिसिएशन, ये कुछ आपके कॉमन एडजस्टमेंट्स है। इन कॉमन एडजस्टमेंट में एक आपका कंपलसरी एडजस्टमेंट है, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बिना आपका सम पूरा नहीं होगा, ये आपका कंपलसरी पोस्टिंग में जाता है। आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको एक चीज ध्यान में देना है, दैट इज विच एवर इज लोअर। एक ऐसा सिस्टम है, या आप मंत्र बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट है, विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक का अगर आपको एक ही अमाउंट दिया होगा तो आपको वो एक ही अमाउंट लिखना है। एडजस्टमेंट में लिख के आता रहेगा क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 50,000, तो इट्स ओके, 50,000 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर आपको दो अमाउंट आता है जहां पे आपको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों भी अलग अलग अमाउंट होगा, डिफरेंट अमाउंट होगा, तो आपको सबसे कम वाला अमाउंट आपको कंसीडर करना है एज योर क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपका क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू के हिसाब से 50,000 एंड कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 60,000, तो आपका मार्केट प्राइस आया 50,000 जो कि कम है 60,000 से, तो आपको 50,000 कंसीडर करना है एज योर क्लोजिंग स्टॉक। इसीलिए मैं यहां पर लिख के देता हूं आपको विच एवर इज लोअर। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा ट्रिकी एडजस्टमेंट आता है क्लोजिंग स्टॉक को लेकर जहां पर आपको अमाउंट तो एक ही दिया रहेगा लेकिन वो अमाउंट लोअर के बजाय वो हायर होगा। तो आपको हायर वाला अमाउंट दिया रहेगा, उससे आपको लोअर वाला अमाउंट फाइंड आउट करना है और उसको क्लोजिंग स्टॉक में पोस्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक के जगह पे उसका इफेक्ट पास करना है। तो यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, वो एग्जांपल देखिए। तो ये है आपका एग्जांपल। ये ट्रिकी एडजस्टमेंट है, मैं आपको बता देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस ₹55,000 विच वॉज 10% हायर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब यहां पर आपको अमाउंट तो एक ही दिया है 55,000, लेकिन ये जो अमाउंट है ये कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। मतलब ये वाला जो अमाउंट है ये हायर वाला अमाउंट है, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में कंसीडर नहीं कर सकते। हमको इससे ना लोअर वाला अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 10% से ज्यादा है देन व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट। हमको यहां पर मार्केट प्राइस दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस।
तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज 100 तो मार्केट प्राइस उससे 10% ज्यादा है। ये मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। इफ योर कॉस्ट प्राइस इज 100 योर मार्केट प्राइस इज 100 प्लस 10%, तो मतलब ये आपका हो जाएगा 110%। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस इज 55,000, कॉस्ट प्राइस इज योर एक्स। इस एक्स का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, मतलब कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 55,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 इंटू एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं डायरेक्टली एक्स का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 55,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110। तो यहाँ पर कैसा आएगा, ये 1 0 कट, 11 1 जा 11 5 जा 1 2 3 1 2 3 इंटू 10, आपका x का वैल्यू आएगा 50,000। कॉस्ट प्राइस इज योर 50,000 वेरएज मार्केट प्राइस इज योर 55,000। ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका मार्केट प्राइस है। दोनों में से लोअर कौन सा है, 50,000। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक के सामने कौन सा अमाउंट लिखना है, ये 50,000। ऐसा एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, नॉर्मल सम्स में भी आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एक ट्रिकी एडजस्टमेंट है जिसको आपको सॉल्व करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है कि अगर एक अमाउंट रहेगा तो उसी को पोस्ट करना है, और अगर दो अमाउंट रहेगा तो दोनों में से जो कम वाला है उसको पोस्ट करना है। यहां पर अमाउंट एक ही था लेकिन ये ट्रिकी एडजस्टमेंट था, इसलिए इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के सिंपल से दो इफेक्ट है। ये दो इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये जो 50,000 होगा, ये 50,000 का मुझे दो इफेक्ट पास करना है। अब ये दो इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहला इफेक्ट ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। दूसरा इफेक्ट, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक को मैं ये साल यूज नहीं करने वाला, ये मेरा साल खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इसको बचा के रखता हूं। तो स्टॉक जो मेरे पास रहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज नोन एज माई असेट। तो इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो जाएगा आपका असेट्स में। अब यहां पर मैं आपको बता दूं इफेक्ट्स के बारे में। मैंने आपको यहां पर बताया डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स के बारे में। आपने पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया तो एक इफेक्ट आपका यहां पर हो गया, दैट इज क्रेडिट इफेक्ट। ये हो गया आपका क्रेडिट इफेक्ट। जबकि असेट्स में आपने सेकंड इफेक्ट पोस्ट किया, असेट्स इज योर डेबिट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। हम लिखते तो नहीं है लेकिन ये मान के चलना होता है। तो ये आपका हो जाएगा डेबिट इफेक्ट। ये था क्रेडिट इफेक्ट, ये था डेबिट इफेक्ट। मैंने आपको एडजस्टमेंट्स का रूल बताया, टू इक्वल इफेक्ट्स, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। मैंने यहां पर ही पास किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्सपेंसेस क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आपका एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। तो मैं इसके लिए यहां पर एक और चीज लिख देता हूं, ये आपका हो जाएगा एक्सपेंसेस पेएबल। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस आर पेएबल। एक्सपेंसेस को अगर पे करना बाकी है, इसका सबसे पहला मतलब आपका ये करंट ईयर का एक्सपेंस है जो आपने पे नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आपने पे नहीं किया है तो ये वाला जो अमाउंट है ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ पेड एक्सपेंसेस मिलेंगे या रिसीव्ड इनकम मिलेंगे। पेड एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, जो अनपेड वाला अमाउंट है वो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। एंड दैट अनपेड एक्सपेंसेस इज नोन एज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल। एक रूल होता है फाइनल अकाउंट्स के लिए, हम जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग करते हैं या जिसका हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हमको उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये सिर्फ उस 12 मंथ्स के लिए होता है, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट पूरा नहीं होता
तो हमको उसको पूरा करना पड़ता है, और अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसको हमको कम करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंडिकेट करता है कि आपका पूरा 12 मंथ्स का एक्सपेंसेस पूरा उसमें ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, कुछ अमाउंट अभी भी बाकी है। उस बाकी अमाउंट को हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, उसका हम 2 इफेक्ट पास करते हैं। और ये 2 इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहला इफेक्ट इसका होता है कि ये एक्सपेंसेस है, तो उस एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं, उस एक्सपेंसेस को हम इंक्रीज कर देते हैं। मुझे वहां पर बोला गया है कि मेरे पास 10,000 का एक्सपेंस ऑफ सैलरीज, लेकिन वो सिर्फ 10 मंथ्स के लिए दिया है। यहाँ हम इंडिकेट करते हैं कि नीचे और एडजस्टमेंट में लिख के दे 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब मेरा पूरे साल का जो एक्सपेंस है वो 12,000 होना चाहिए, लेकिन ट्रायल बैलेंस में मुझे सिर्फ दिया है 10,000। तो इस 2,000 वाला इफेक्ट, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऐड इन एक्सपेंसेस। मैं इस एक्सपेंसेस में इसको पहले ऐड करता हूं। उसी अमाउंट का दूसरा इफेक्ट, ये मेरे लिए लाइबिलिटी का रोल प्ले करता है। आप ध्यान से देख सकते हो, पेएबल, पेएबल मतलब ये मेरे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। तो इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो मेरा जाएगा लाइबिलिटी में। तो ये हो गया आपका एक इफेक्ट, ऐड इन एक्सपेंसेस। अगर सैलरी होगा तो सैलरी में ऐड करो, वेजिस होगा तो वेजिस में ऐड करो, एडवर्टीजमेंट होगा तो एडवर्टीजमेंट में ऐड करो। ऐसे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उन सारे एक्सपेंसेस का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसको आप वहां पर पहले ऐड करोगे, और उसका सेकेंड इफेक्ट आप पास करोगे यहां पर लाइबिलिटी में। तो ये हो गया आपका 2 इफेक्ट। अब ये 2 इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, आपने एक्सपेंसेस में ऐड किया, आपको ध्यान में रहेगा एक्सपेंसेस आपका डेबिट साइड पे होता है, और उस डेबिट साइड पे आप ऐड करते हो। तो मैंने यहां पर लिखा है, देखो, डेबिट साइड पे अगर ऐड किया तो ये डेबिट इफेक्ट, तो ये आपका होता है डेबिट इफेक्ट। लाइबिलिटीज आपके बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड होता है, तो ये आपका हो गया क्रेडिट इफेक्ट। तो ये हो गया आपका 2 इफेक्ट, इक्वल इफेक्ट, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब जैसा आपका ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, उसका ऑपोजिट करेंगे तो ये आपका होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने एक्सपेंसेस को ज्यादा ही कर दिया है। ट्रायल बैलेंस में सैलरीज का अमाउंट आपको लिख के दिया है 15,000, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा 3,000 इज प्रीपेड। मतलब आपका जो एक्सपेंसेस है सैलरीज का, वो आपका होना चाहिए 12,000, लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया 15,000। तो आप सबसे पहला चीज क्या करोगे? इसको समझने के लिए, प्रीपेड एक्सपेंस को समझने के लिए, ये अमाउंट अपने करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। जिस ईयर का हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उस अकाउंट से, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से ये अमाउंट रिलेट नहीं करता, ये नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है। तो अगर आपका करंट ईयर से रिलेटेड ये अमाउंट नहीं है तो उसको हम यहां से हटा देंगे। मतलब सबसे पहला चीज जो मैं इसका करूंगा वो है कि मैं इसको अपने एक्सपेंसेस में से माइनस कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। मैं इसको एक्सपेंसेस में से माइनस कर देता हूं। इसका सेकंड इफेक्ट, ये मेरे लिए असेट्स का काम करता है, क्योंकि ये मैंने किसी को ऑलरेडी पेमेंट करके रखा हुआ है एडवांस में। तो आज नहीं तो कल मुझे उसको पेमेंट नहीं करना है जब तक वो मेरा काम करके नहीं देता। तो ये मेरे लिए असेट्स का रोल प्ले करता है। तो इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो जाएगा मेरा बैलेंस शीट असेट साइड पे। आप देख सकते हो यहां पर हमने एक्सपेंसेस में माइनस किया है। एक्सपेंसेस में माइनस किया मतलब ये हो गया आपका क्रेडिट इफेक्ट। मैंने डेबिट साइड पे जाके माइनस किया है, तो ये मेरा हो जाएगा क्रेडिट इफेक्ट, और असेट्स मेरा होता है डेबिट इफेक्ट। तो ये है आपका क्रेडिट इफेक्ट और ये है आपका डेबिट इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग होगा तो हम प्लस करेंगे, और प्रीपेड होगा तो हम माइनस करेंगे। यहां पर मैंने एक्सपेंसेस में प्लस किया, मतलब डेबिट साइड पे प्लस किया, डेबिट इफेक्ट। यहां पर मैंने उसी डेबिट साइड पे माइनस किया, मतलब ये यहां पर डेबिट साइड पे मैंने माइनस किया, तो ये मेरा हो जाएगा क्रेडिट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा लाइबिलिटीज में, क्योंकि ये पे करना बाकी है। क्रेडिट इफेक्ट, ये हमारे लिए ऑलरेडी प्रीपेड है, तो ये हमारे लिए जाएगा असेट्स में, दैट इज डेबिट इफेक्ट। तो आपका इसका डेबिट क्रेडिट एंड क्रेडिट इफेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, जैसे ही आपने ये एक्सपेंसेस का देखा, वैसे ही आपको इनकम का एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, वैसे ही आपको है आउटस्टैंडिंग इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस था, वैसे ही आपको है एडवांस इनकम। इफेक्ट्स
थोड़े से इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ये क्या होता है, इनकम रिसीवेबल, हमारा इनकम मिलना बाकी है। करेंट ईयर का इनकम है, ट्रायल बैलेंस में जितना रिसीव हो चुका उतना बता दिया, उसके अलावा भी और करंट ईयर से रिलेटेड इनकम मुझे रिसीव करना बाकी है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम रिसीवेबल। इसके दो सिंपल से इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग होता है चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, हम उसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड इन इनकम, इसको हम इनकम में ऐड करेंगे, सबसे पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, ये मेरा कहां पर जाएगा, अगर मुझे किसी के पास से पैसा लेना बाकी है तो वो मेरे लिए हो जाता है असेट्स। जैसे यहां पर अगर मुझे पैसा देना बाकी है, अगर पे करना बाकी है, इफ इट इज पेएबल लाइबिलिटी, इफ इट इज रिसीवेबल रिसीव करना बाकी है, तो वो मेरा हो जाएगा असेट्स। तो सेकंड इफेक्ट मेरा जाता है असेट्स में। तो यहां पर सबसे पहला हमने ऐड किया इनकम में, दूसरा इफेक्ट मेरा गया असेट्स में। इफेक्ट्स की बात करूं तो मैंने इनकम मतलब क्रेडिट साइड पे मैंने प्लस किया, क्रेडिट साइड पे मैंने प्लस किया क्रेडिट इफेक्ट, तो ये मेरा हो जाता है क्रेडिट इफेक्ट। असेट साइड तो आपको भी पता चल ही गया है, ये है मेरा डेबिट इफेक्ट। तो ये क्रेडिट इफेक्ट और दूसरा ये डेबिट इफेक्ट। इसको ऑपोजिट करने जाएंगे तो एडवांस इनकम, मुझे इनकम एडवांस में ही मिल चुका है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो सिंपल से इफेक्ट है इसके। सबसे पहले मैं लेस करूंगा, लेस फ्रॉम इनकम, मैं उसको इनकम में से लेस कर देता हूं। सेकेंड इफेक्ट, ये मेरे लिए क्या हो जाता है, मेरा लायबिलिटी, इट इज ट्रीटेड एज योर शॉर्ट टर्म लोन, छोटा सा लोन एडवांसेस के तौर पे आप बोल सकते हो, लेकिन ये आपका लायबिलिटी के हिसाब से पे होता है, ठीक है। इसको हम लायबिलिटी मान के चलेंगे, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज में। तो यहां पर आपका सबसे पहला आपने इनकम में से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट आपका गया लायबिलिटीज में। अगेन इनकम इज योर क्रेडिट साइड, मैंने क्रेडिट साइड पे माइनस किया, तो यहां पर क्रेडिट साइड पे मैंने माइनस किया डेबिट इफेक्ट, तो ये मेरा हो गया डेबिट इफेक्ट। सेकेंड लायबिलिटीज आपको पता चली गया अभी, अगर असेट्स मेरा डेबिट इफेक्ट होता है तो लायबिलिटीज मेरा होता है क्रेडिट इफेक्ट, तो डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट। लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। ये लास्ट मतलब सिर्फ इस पेज के लिए लास्ट है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ योर असेट्स, फिक्स असेट्स स्पेशली, मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं। रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, ये बेसिकली फिक्स असेट्स का वैल्यू जो है वो कम कर देता है। जैसे हमने कहा कि ये अपना फिक्स असेट्स का जितना हम यूज करेंगे, जितना हम उसको यूटिलाइज करेंगे, उतना उसका वैल्यू कम हो जाता है, उतना उसका लाइफ कम हो जाता है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन इज बेसिकली और नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें कैश नहीं जाता लेकिन मॉनिटरी वैल्यू इसका कम हो जाता है। इसका इफेक्ट देखते हैं, फिक्स असेट्स में से हमको कम करना है क्योंकि रिड्यूस होता है फिक्स असेट्स में से, तो इसका सबसे पहला इफेक्ट लेस, दैट इज माइनस फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स। आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में आपको जो फिक्स असेट्स का अमाउंट दिया होगा, पहले आप उसको बैलेंस शीट में पोस्ट करोगे असेट साइड पे, वहां पर आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया होगा, आपको उसको कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेटेड अमाउंट जो भी होगा उसका दो इफेक्ट, सबसे पहले आप उस अमाउंट को फिक्स असेट्स में से माइनस करोगे, और उसके बाद उसका सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये आपके फर्म का एक्सपेंस है, आपके फर्म का लॉस है, तो ये आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। पहला इफेक्ट फिक्स असेट्स में से माइनस होता है, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सिंपल है,
असेट्स मतलब आपका डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड पे मैंने इसको माइनस किया, मतलब ये आपका हो गया क्रेडिट इफेक्ट। और सेकंड, ये तो आपको इजीली समझ में आता है, मैंने डेबिट साइड पे ही जाके पोस्ट किया है, तो ये मेरा हो गया डेबिट इफेक्ट। तो ये आपका क्रेडिट इफेक्ट और ये आपका डेबिट इफेक्ट। ये आपके 6 कॉमन एडजस्टमेंट्स है, जिसमें से एक आपका कंपलसरी एडजस्टमेंट है और दूसरे आपके कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स है। इसमें से आपको 2 या 3 एडजस्टमेंट्स आपको कंफर्म आएंगे किसी भी सम में। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स है: क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम एंड डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गए हो। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक इस एडजस्टमेंट्स के पोस्टिंग इफेक्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।